मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में 75% से ऊपर नंबर चाहते हैं, बिना भटके अपने सिलेबस से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह पर चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो आपको 3 पार्ट में समझाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको ये टॉपिक याद कराया जाएगा, और थर्ड पार्ट टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और ये तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हमने बात किया था DSM 5 के बारे में, मतलब जो DSM से रिलेटेड लास्ट क्लास थी उसमें DSM क्या था, DSM को कौन पब्लिश करता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल एंड मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को कौन पब्लिश करता है, DSM फर्स्ट कब आया था, और DSM 5 TR कब आया, जो लेटेस्ट है। ये तो DSM 5 जो कि 2013 में आया था, और 5 TR कब आया, 2022 में। ये आपका लेटेस्ट है, मार्च 2022 में। तो इन चीज़ों की हमने लास्ट क्लास में बात किया था। ठीक, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए थे। DSM 4 जो था, DSM 4 TR और DSM 5 में कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं, उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। तो सबसे जो अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ है कि इससे पहले क्या था, DSM 4 तक जो डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन था वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था। मतलब अगर हम एक बच्चे का डेवलपमेंट की बात करें, तो जैसे वो असेंडिंग ऑर्डर में कि पहले बाल्यावस्था, फिर उसके बाद आपका युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से चलती हैं चीज़ें। तो उस तरीके से यहाँ पर डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो नहीं था। लेकिन DSM 5 में इनको अब इस सीक्वेंस में रखा गया है कि जैसे जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है, फिर आगे चल के उसे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उस सीक्वेंस में इसको रखा गया है। पहले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को रखा गया है, फिर उसके बाद आगे के डिसऑर्डर्स को भी उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो ये एक मेजर चेंज था, और जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर चीज़ें याद भी कराई जाएंगी, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक ये की पॉइंट है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब जैसे एक बच्चे का जो ग्रोथ होता है, उसी तरीके से यहाँ पर डिसऑर्डर्स ग्रोथ के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उस सीक्वेंस में इसको रखा गया है। ठीक, एक बार रिवाइज करते हैं। DSM 5 TR कब आया, मार्च 2022 में। अब जो मेजर चेंजेस हुए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बचपन में बच्चों को क्या कौन सी बीमारी हो सकती है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर आजकल के बच्चे, जब से ये मोबाइल का युग आया है तब से ये डिसऑर्डर्स बढ़ गया है। तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इन सभी सारी डिसऑर्डर्स को, जो भी डिसऑर्डर्स आपके सिलेबस में है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो सिलेबस में नहीं है उनको भी हम एक ओवरव्यू आपको जरूर देंगे। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हो गया, स्पेंजर्स डिसऑर्डर हो गया, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर हो गया, PDD हो गया, ऑटिज्म। तो इन सबको कहाँ रखा गया है, ये ऑटिस्टिक, स्पेंजर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स और PDD को, इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप बना दिया गया, और इस ग्रुप में इन सबको रखा गया है। एक बार फिर से समझें कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, स्पेंजर्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर और PDD को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। वही जो ADHD है, ADHD आप देखते हैं कि बहुत बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, मतलब उनके अंदर वो कहीं एक शांत जगह पे बैठते ही नहीं है। तो उनके अंदर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स को देखा जाता है, उनके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस डिसऑर्डर को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है, कि जो बच्चे का
न्यूरल डेवलपमेंट है, उसके जो नर्व्स हैं उनका डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, उसमें कुछ माल फंक्शनिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से ADHD देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद डिसरप्टिव मूड डाइसरेगुलेशन डिसऑर्डर, इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर की श्रेणी में जोड़ दिया गया है। डिप्रेशन की जो एक कैटेगरी है उसमें इसको जोड़ दिया गया है। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर था, बाइपोलर और संबंधित विकारों को विषादी विकृति से हटाकर अलग रख दिया गया है। पहले जो क्या था, जब DSM-4 था तो DSM-4 में मूड डिसऑर्डर करके एक कैटेगरी थी, तो मूड डिसऑर्डर में ही बाइपोलर, डिप्रेसिव ये सब साथ में रहते थे। तो अभी बाइपोलर डिसऑर्डर को, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को विषादी विकृति से हटा दिया गया है, उसको एक अलग श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा व्यक्ति की दुर्भीति को, समस्या को, मतलब जो फोबिया है, व्यक्ति की समस्या को फोबिया की श्रेणी में रखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति को दुश्चिंता मतलब अकारण लगे। अब फोबिया है क्या, पहले तो इसको थोड़ा सा समझें। मतलब फोबिया एक प्रकार का अतार्किक एवं असंगत डर होता है। जैसे कोई पर्सन है, अब वो मोबाइल में कुत्ते को देख लेता है। अब मोबाइल में ही कुत्ते को देख के इतना डर रहा है कि यार कुत्ता कहीं मुझे काट ना ले, या मोबाइल में सांप को देख के डर रहा है, या सांप या मतलब कुत्ता उससे 100 मीटर की दूरी पे है, फिर भी वो उधर से नहीं जा सकता है कि नहीं मुझे कुत्ता काट लेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि उसे एक फोबिया है। या कमरे में जाके, वो कमरे में जाता है और मकड़ी कहीं ऊपर दीवार में चिपकी हुई है, अब वो कमरे में एंटर ही नहीं करता कि नहीं अंदर तो मकड़ी है, अंदर तो मकड़ी है, मुझे काट लेगी। तो पहले क्या था, जो DSM-4 था, DSM-4 में एक ये चीज डिसाइड करके रखी गई थी कि जब ये जो समस्या है ये व्यक्ति को भी फिजूल की लगनी चाहिए, मतलब अकारण लगनी चाहिए, उसको भी पता हो कि मैं जिस चीज से डर रहा हूँ वो चीज डरने लायक नहीं है। जब वो उसको ये आभास हो, जैसे एक कमरे में आप जाते हैं और मकड़ी कहीं ऊपर दीवार पे चिपकी हुई है कोने में कहीं, अब आप चले गए, आपका फ्रेंड है वो जाने से डर रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये कितना बेवकूफ़ है, या ये कितना इसको तो कोई डिसऑर्डर है। ठीक। लेकिन ये चीज़ उसको भी महसूस होनी चाहिए कि यार मैं बेकार में डर रहा हूँ, ये डरने वाली चीज़ नहीं है। तब इसको DSM-4 तक तब इसको रखा जाता था डिसऑर्डर की श्रेणी में, कि जब वो भी ये चीज़ महसूस कर पाए कि हाँ जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ वो डरने वाली नहीं है। लेकिन अभी DSM-5 में क्या किया गया है कि अगर उसको नहीं लगता ऐसा कि मैं फिजूल का डर रहा हूँ, तो भी हम उसको फोबिया की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे वो आपका साथी अगर रूम में जाता है और उसको डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से या मकड़ी से, और वो इस चीज़ को ये भी नहीं कहता है कि नहीं मैं फिजूल का डर रहा हूँ, उसको ये एहसास भी नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि वो जो डर रहा है वो रियल में डर रहा है, वो रियल में उसको खा सकती है, रियल में उसको काट के मार सकती है। तो इस टाइप के अगर थॉट्स भी आते हैं उसके अंदर, तो भी हम उसको फोबिया की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद एमनीसिया, एमनेस्टिक, और जो इसके साथ साथ अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, संज्ञानात्मक विकार हैं, उनको न्यूरो कॉग्निटिव की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा आप देखो तो जो आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को एंजाइटी डिसऑर्डर से हटा दिया गया। पहले ये एंजाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट था। पहले किसका पार्ट था, एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट था, OCD। अब उसे एंजाइटी डिसऑर्डर से हटाकर अलग श्रेणी में रखा गया। ठीक। तो हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको चीजों को यहाँ पर समझाने के साथ साथ याद भी कराना। तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डिसऑर्डर्स हैं DSM-5 में उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। मतलब जैसे जैसे पर्सन का ग्रोथ होता है वैसे वैसे उसके साथ साथ कौन कौन से डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं, उस तरीके से इसको बनाया गया है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिले, एस्पेंजर डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स, इनको कहाँ पे रखा गया, ऑटिस्टिक सॉरी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। एक बार फिर से यहाँ पर देखें, ऑटिस्टिक स्पेंजर चाइल्डहुड और PDD, इनको रखा गया ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। किसको, ऑटिस्टिक स्पेंजर और चाइल्डहुड, इसके साथ साथ PDD को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रखा गया।
एडीएचडी को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में रखा गया। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि एडीएचडी को किस श्रेणी में रखा गया है, एडीएचडी को किस श्रेणी में रखा गया है, ये पूछा जा सकता है। या ये पूछ लेंगे कि जो एस्पेंजर डिसऑर्डर है, एस्पेंजर डिसऑर्डर किस श्रेणी में आता है। या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, उनके बारे में बताएं। ठीक, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको पता चल गए। इसके बाद क्या पूछ सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उतना नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज कि बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर को कहाँ पे रखा गया है। तो आप क्या बताएंगे कि बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर को विषादी विकृति से हटाकर एक अलग श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि फोबिया के लिए क्या आवश्यक है, क्या उसे हम उसको एहसास होना आवश्यक है, मतलब उसके डर का एहसास होना आवश्यक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा एमनीसिया, एमनेस्टिक और जो अन्य संज्ञानात्मक विकार हैं उन्हें रखा गया कॉग्निटिव डिसऑर्डर में। एमनीसिया, एमनेस्टिक और अन्य संज्ञानात्मक विकार को कॉग्निटिव डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा गया। ये जरूर पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे कि ओसीडी को या ओसीडी डिसऑर्डर किसके अंतर्गत आता है, ओसीडी किस डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो जो पहले के पढ़े होंगे वो सीधा लगा देंगे कि अरे ये तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है, लेकिन ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है। अब ओसीडी को हम एक अलग श्रेणी में रखते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के करके एक अलग श्रेणी ही बन गई है। ठीक है, तो इसे हम ओसीडी की श्रेणी में रखते हैं। और इसी के साथ साथ ओसीडी की ही श्रेणी में होर्डिंग डिसऑर्डर, स्किन पिकिंग, सब्सटेंस इंड्यूस, इनको भी हम ओसीडी की ही श्रेणी में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ओसीडी के अंतर्गत कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो ओसीडी के अंतर्गत ये सारे डिसऑर्डर्स भी आते हैं। इसके अलावा जो स्किज़ोफ्रेनिया का सब टाइप थे, सब टाइप को DSM-5 से हटा दिया गया है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के सब टाइप को DSM से हटा दिया गया है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस डिसऑर्डर और एडिक्टिव डिसऑर्डर को DSM-5 में जोड़ा गया है। ये लेटेस्ट इनको जोड़ा गया है, गैम्बलिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस डिसऑर्डर और एडिक्टिव डिसऑर्डर को DSM-5 में जोड़ दिया गया है। तो इस क्लास में हमने देखा कि DSM-5 में कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए, मतलब DSM-4 और DSM-5 में जो अंतर आया उन चीज़ों को हमने देखा। तो इस क्लास का नोट्स बना लीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा नीचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।